हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री के हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं बीएससी सेकंड ईयर में, उसकी बात आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। और उन चैप्टर्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि देखो आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, या आप अदर फील्ड किसी भी फील्ड है या किसी भी अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और अगर आपने अपनी एग्जाम का या अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका अगर आपने सिलेबस समझ लिया, उसका सिलेबस आपने एक बार अपने दिमाग में बिठा लिया और उस सिलेबस को ध्यान से आपने समझ लिया, तो उस एग्जाम का जो आपको प्रेशर रहेगा, उस एग्जाम में जो आपको परेशानी आ रही थी वो परेशानी हो सकता है कई हद तक या कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। तो सिलेबस अगर आपने समझ लिया है किसी भी एग्जाम का, तो आपको उस एग्जाम को फेस करना में बहुत आसानी मिलेगी, बहुत फायदा मिलेगा। तो इसीलिए मेरा उद्देश्य यही था इस वीडियो लेक्चर को बनाने का भी और ये जो सिलेबस डिस्कस करने का भी, क्योंकि हम इस लेक्चर के बाद से जो भी हमारे वीडियो आएंगे उस वीडियो में हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर की ये क्लास शुरू करने वाले हैं। और ये जितना भी सिलेबस है, इस सिलेबस के सिर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर आपको वीडियो अवेलेबल करवाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर, हमारे केम कोर्स के यूट्यूब चैनल पर। जिस तरह आपने बीएससी फर्स्ट ईयर, अगर आप पुराने हमारे सब्सक्राइबर रहे होंगे, पुराने हमारी फैमिली का हिस्सा रहे होंगे केम कोर्स की, तो आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का भी हमने पहले सिलेबस डिस्कस किया था और उसका मैंने आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करवाए थे जितने भी टॉपिक्स थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। और इसी तरह से हम अब बीएससी सेकंड सेमेस्टर की हमारी केमिस्ट्री की क्लास शुरू करने वाले हैं। और इस क्लास को शुरू करने से पहले हम हमारा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, और उन टॉपिक्स के हम आपको सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करवाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। डेली आपको एक एक वीडियो लेक्चर्स मिलता जाएगा। तो हमें बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री में पढ़ना है, टोटल 6 यूनिट पढ़नी है और उन टोटल 6 यूनिट में हमें 7 चैप्टर पढ़ने हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने 6 यूनिट पढ़ी थी और वहां पे आपको 9 चैप्टर पढ़ने थे, तो आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा बीएससी सेकंड सेमेस्टर में कि आपको अब 9 चैप्टर की जगह आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 7 चैप्टर पढ़ने हैं। तो जो आपकी बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जो बुक होने वाली है उस बुक का नाम क्या होने वाला है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक थी उसका क्या नाम था, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, और यहाँ पे जो बुक होने वाली उसका क्या नाम था, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है और इस बुक का नाम एनालिटिकल केमिस्ट्री क्यों रखा गया, या इस सिलेबस का नाम एनालिटिकल केमिस्ट्री क्यों रखा गया, पहले उसकी हम चर्चा करते हैं, फिर हमारे सिलेबस पे आते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री पढ़ने के बाद में आप आगे अगर एमएससी करते हैं या बीएससी के बाद ही अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते हैं और एक केमिस्ट बनते हैं, तो आपका जो वर्किंग रहेगा वो क्या रहेगा, वहां पर फार्मास्यूटिकल कंपनी हुई या किसी लेबोरेटरी में या किसी अदर इंडस्ट्री में आपने काम किया जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड काम रहा, और आपकी जो पोस्ट रही वो एज अ केमिस्ट अगर पोस्ट रही, तो आपका जो वर्किंग रहेगा वहां पे आपका क्या रहेगा कि अगर आपको कोई सैंपल दिया गया तो उस सैंपल का आपको या तो एनालिसिस करना होगा, या कोई मेडिसिन का फॉर्मेशन हो रहा है, मेडिसिन अगर बन रही है, मेडिसिन बनाने वाली अगर कंपनी है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो वहां पर आपको ड्रग्स या जो भी बेस्ड केमिकल बेस्ड कंपनी मेडिसिन रही, वो उस मेडिसिन का वो केमिकल आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उस मेडिसिन को बनाने के लिए जो सॉल्यूशंस लग रहे हैं वो सॉल्यूशन प्रिपरेशन करने पड़ेंगे। यानी कि एज अ केमिस्ट आपको क्या वर्किंग करनी पड़ेगी, केमिकल से रिलेटेड वर्किंग करनी पड़ेगी। अब केमिकल से रिलेटेड अगर आपको वर्किंग करनी है तो आपको उन केमिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि हमने फंडामेंटल केमिस्ट्री में पढ़ लिए। क्योंकि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था, एटम्स, जो ये यूनिवर्स है वो यूनिवर्स मैटर से मिलकर बना हुआ है, जो सारा मैटर है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, उस एटम्स के बाद में उसके बाद में अगली यूनिट में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर हमारे जो एटम्स रहते हैं उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, ये सारी बातें हम फर्स्ट फर्स्ट आपके सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। सेकंड सेमेस्टर में अब आप थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर आइए कि आप केमिस्ट बन गए, और केमिस्ट बनने के बाद में आपको सॉल्यूशन प्रिपरेशन करना है, कोई केमिकल आपको बनाने हैं या आपको अदर कोई वर्किंग करनी है, आपको कोई सैंपल दिया, उस सैंपल को आपको डिटेक्ट करना है कि वो सैंपल कौन से केमिकल का है, उसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो क्या है, वो जो आपको सैंपल दिया गया उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो वो सारी जो चीज़ों का डिटेक्शन आप करते हैं, एनालिसिस आप जो करते हैं, वो सारी एनालिसिस आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है कि जो भी आपके केमिकल्स है उनका आप एनालिसिस कर रहे हो, उन केमिकल्स को किस तरह से बनाया है, वो केमिकल
किस तरह के हो सकते हैं, उन केमिकल्स का केमिकल कंपोजिशंस क्या होता है, ये सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो आपके सेकंड सेमेस्टर होने वाला है इसमें यही पढ़ने वाले हैं कि आप एक केमिस्ट बनते हो तो आपको कौन कौन से टॉपिक पर कमांड होनी चाहिए, वो सारा सिलेबस आपका सेकंड सेमेस्टर का होने वाला है। आपका एक फायदा ये भी होने वाला है कि ये जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस डिजाइन किया गया है बहुत परफेक्ट सिलेबस है, क्योंकि इससे पहले जो बीएससी होती थी, जो ईयरली बीएससी थी, उसमें जो आप फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री पढ़ते थे उसका इतना परफेक्ट, या हम बोल सकते हैं कि इतना वेल डिजाइंड सिलेबस नहीं था। उसमें कुछ भी टॉपिक आगे पीछे थे, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में टॉपिक नहीं थे, क्योंकि जब मैंने बीएससी करी थी तब भी हमें इतना परफेक्ट सिलेबस नहीं मिला था। और आपको यहाँ पे ये सिलेबस पढ़ने के बाद में एकदम इसमें जो टॉपिक्स है वो टॉपिक स्टेप वाइज टॉपिक है। तो ये जो 6 यूनिट होने वाली है, इन 6 यूनिट में से जो फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं, जो फर्स्ट 3 यूनिट है 3 यूनिट तक आपको केमिस्ट्री की थोड़ी झलक कम मिलेगी। आपको वो बेसिक चीज़ें पढ़नी है इन 3 यूनिट में जो कि आपको केमिस्ट बनने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको याद होनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। केमिकल्स का नॉलेज के अदर जो बेसिक चीज़ें होती है वो आपको पढ़नी है इन 3 यूनिट में, क्योंकि आप अगर केमिस्ट बनते हो तो आपको पहली जो बात याद रखनी है या पहली जो आपको नॉलेज में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपको एनालिसिस की कुछ प्रोसेस याद होनी चाहिए। एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ मैथमेटिकल टर्म याद होने चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का एनालिसिस किया आपने, किसी भी चीज़ को आपने कैलकुलेट किया तो उसमें आपको कुछ मैथमेटिकल टर्म्स की ज़रूरत रहेगी, तो वो मैथमेटिकल टर्म्स आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद में आप एनालिसिस कर रहे हो तो एनालिसिस करने में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपने पूरी एनालिसिस कर ली, सब कुछ कर लिया, आपको कुछ डेटा मिला, उस डेटा का आपको कलेक्शन करना है या उस डेटा को आपको हार्ड कॉपी में सेव करना, हार्ड कॉपी में आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट निकालने से पहले आपको कुछ सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ेगा, तो वो नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो ये जो 3 यूनिट होने वाली है इसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का वही बेसिक पढ़ेंगे। जो बाकी की 3 यूनिट है आपकी, उन 3 यूनिट में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री से आपको किस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उन एक्सपेरिमेंट में आपको जो मेन आपकी ब्रांच होने वाली है उन पर बात करेंगे इन बाकी की 3 यूनिट में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि आपको पहली यूनिट में क्या पढ़ना है। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट होने वाली है उस यूनिट का आपका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट। कि आप अगर केमिस्ट्री में आप केमिस्ट बन रहे हो तो उस केमिस्ट बनने से पहले आपको कौन कौन से मैथमेटिकल टर्म या मैथमेटिकल का कितना नॉलेज होना जरूरी है उसकी हम बात करेंगे, वो फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोगरिथम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि लोग क्या होते हैं, लोग के रूल्स क्या क्या होते हैं। कि अगर आप लोगरिथम पढ़ते हो, क्योंकि लोग तो आप 10th में भी पढ़ के आए होंगे, लोगरिथम हमने 10th में भी पढ़ा है, तो लोगरिथम क्या होता है बेसिक है। आप मैथ्स देख के घबराइएगा मत, बायो के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, क्योंकि बायो के स्टूडेंट्स को मैथ्स के नाम से पहले ही शंका हो जाती है कि अरे बाप रे ये हमें कैसे समझ में आएगा। तो इतना डिफिकल्ट मैथ्स नहीं है, बहुत बेसिक मैथ्स होने वाला है। ये फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है कि लोगरिथम क्या होता है, लोगरिथम के रूल क्या क्या होते हैं, वो टाइप्स पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ये जो लॉग पढ़ा है इस लॉग को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एंटी लॉग क्या होता है, और हम पढ़ेंगे यहाँ पर लॉग और एंटी लॉग की एक जो टेबल होती है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो हमने एनालिसिस किया उस एनालिसिस को हमें एक ग्राफ के थ्रू दिखाना है, तो हम ग्राफ किस तरह से बनाते हैं, ग्राफ कितने तरह के होते हैं, और ग्राफ में जो हमें कर्व मिलेगा, जो लाइन मिलेगी, वो लाइन कितने टाइप्स की होती है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ेंगे मैथमेटिकल केमिस्ट्री में। वो क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर बात करेंगे। ये जरूर आपको बायो वाले को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, लेकिन बहुत बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे पढ़ना है जो कि हम इजीली पढ़ लेंगे। और इन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज है वो भी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में हम ये चीजें पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड यूनिट में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सेकंड यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि कोई अगर केमिस्ट बनता है तो उसे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उन चीज़ों को, क्योंकि लैब में घुसने से पहले या आपकी जो भी वर्किंग स्पेस रहेगी, जो भी वर्किंग एरिया रहेगा, वहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है उसकी बात हम करेंगे इस सेकंड यूनिट में।
तो हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, कि आप अगर लैब में गए तो उस लैब में आपको कौन कौन से डिसिप्लिन रखने हैं उनकी बात करेंगे। एक्यूरेसी का स्पेशल यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप जब भी एज ए केमिस्ट वर्किंग करेंगे तो वहां पे आप ड्रग्स से डील करेंगे, और वहां पे एक्यूरेसी होना इसलिए जरूरी होती है क्योंकि मिलीग्राम्स में भी वहां पे बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, क्योंकि केमिकल्स का मिलीग्राम में भी अगर एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रहा तो वहां पे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि आप जब मेडिसिन बनाते हो तो वहां पे आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो एक्यूरेसी पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर आपसे कोई एरर हो गई है, कोई गलती हो गई, कोई केमिकल मिलाने में गलती हो गई, तो उस गलती को, उस एरर को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उस गलती को आप कैसे कम कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। उसके बाद में हम कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स की बात करेंगे, जैसे मीन क्या होता है, उसके बाद में अगर कोई मीन आ रहा है तो उस मीन में क्या डेविएशन आ सकते हैं उसकी बात करेंगे। देन हम बात करेंगे यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट और फिजिकल क्वांटिटीज की। मेजरमेंट यूनिट और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है कि अब आपने कोई सैंपल बनाया तो उस सैंपल्स में आप कितने मोल्स ले रहे हैं, केमिकल्स ले रहे हैं, तो उस केमिकल का मास क्या होता है एक्चुअल में। पहले तो बात करेंगे कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कोई सॉल्यूशन बना रहे तो उस सॉल्यूशन में डेंसिटी का क्या महत्व होता है, डेंसिटी क्या होती है, और कंसंट्रेशन क्या होता है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं और मोलिकुलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो इतनी बातें हम सेकंड यूनिट में करेंगे। उसके बाद में हम आते हैं थर्ड यूनिट पर। अब आपने एज ए केमिस्ट वर्किंग कर ली, एक्यूरेसी का सब कुछ ध्यान रख लिया, उसके बाद में आपने पूरा रिजल्ट लेकर आ गए। अब उस रिजल्ट को आपको सेव करना है, तो आप लिख कर तो सेव करेंगे नहीं, हर चीज तो आप लिख दे नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको फैक्स करना है या मेल करना है तो उसके लिए आपको सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना जरूरी है। तो जो थर्ड यूनिट होने वाली है आपकी, वो होने वाली है कंप्यूटर फॉर केमिस्ट्री के एज ए केमिस्ट्री आपको कंप्यूटर का कितना नॉलेज है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में कंप्यूटर के क्या क्या हार्डवेयर हो सकते हैं। ये बहुत बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज हमें होना जरूरी है, बहुत बेसिक नॉलेज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर आप जिस सिस्टम पर या जिस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे, उन सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना जरूरी है। आप एमएस वर्ड पर काम करेंगे, उसके बाद एमएस एक्सेल पर काम करेंगे, आप पावर पॉइंट पर काम करेंगे। आप हो सकता है आपने कोई रिजल्ट दिया, कोई प्रिपरेशन की, कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को आपको अपनी टीम को समझाना है, तो उस टीम को समझाने के लिए आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, पीपीटी बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम थर्ड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जो हमारी फोर्थ यूनिट आएगी, यहां से हमारी केमिस्ट्री शुरू होती है। ये जो 3 यूनिट थी ये एज हमारी बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री से बाहर आप एज ए केमिस्ट बनते हैं तो केमिस्ट्री से बाहर जो आपको नॉलेज होना चाहिए वो चीजें थी। अब जो हमारी थर्ड यूनिट आने वाली है, 3 यूनिट के बाद जो हमारी फोर्थ यूनिट आने वाली है, उस फोर्थ यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर आपने आयोनिक इक्विलिब्रिया पढ़ लिया, जो हमारी अभी लेक्चर सीरीज खत्म हुई है आयोनिक इक्विलिब्रिया, अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको इक्विलिब्रियम मतलब का मीनिंग तो पता ही होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में हो, यानी कि जैसे कोई केमिकल चेंज आ रहा है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये तो एक डायरेक्शन में रिएक्शन हुई। लेकिन अगर यही केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट अगेन टूट कर वापस से वही रिएक्टेंट बना रहा है, तो ये जो दोनों डायरेक्शन में होने वाली जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टू डायरेक्शनल प्रोसेस बोलते हैं। और इन दोनों डायरेक्शन में होने वाली प्रोसेस का जब रेट सेम हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये जो हमारी प्रोसेस हो रही थी, जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रही थी, ये रिएक्शन किस कंडीशन में आ गई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गई। तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में यही चीज पढ़ने वाले हैं कि ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चल रही थी और उन दोनों डायरेक्शन की रेट जब सेम हो जाती है तो वहां पर हमें कौन कौन से लॉ लगते हैं, कौन कौन से नेचर रहते हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या होती है, पहले तो ये पढ़ेंगे हम, फिर इक्विलिब्रियम का नेचर क्या होता है, फिर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ लॉ लगेंगे, उन लॉ की बात हम करेंगे। यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वांट ऑफ इक्वेशन। वांट ऑफ इक्वेशन क्या होती है, और एक प्रिंसिपल और पढ़ेंगे हम जो कि होता है ली सातेलिए का प्रिंसिपल, और जिसके बाद में हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ रही है तो इसके क्या फायदे होते हैं, हमें डेली लाइफ में इसके क्या यूजेस होते हैं, या डेली लाइफ में ये इक्विलिब्रियम हमें किस तरह से अफेक्टेड करता है, उनकी बात हम करेंगे। उसके बाद में जो यूनिट नंबर 5 आती है, इस यूनिट में हम बात करेंगे
क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी क्या होती है कि अगर मान लो आपको कोई ऐसा सैंपल दिया गया जिस सैंपल में दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स मिक्सचर और उन केमिकल कंपाउंड को आपको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो उसके लिए भी आपको कोई टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी। तो उस टेक्निक्स का नाम है क्या? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जनरली एक सेपरेशन टेक्निक्स होती है जिसमें हम केमिकल कंपाउंड्स को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सेपरेट आउट करते हैं। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी होने वाली, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और ये जो सेपरेशन कर रहे हैं हम केमिकल कंपाउंड का, इनका जो सेपरेशन है, उनके सेपरेशन की क्या मैकेनिज्म रहेगी उसकी बात करेंगे। इसके बाद में हम क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे आरएफ वैल्यू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उनकी बात करेंगे। ये वर्ड्स आपको शायद नए लग रहे होंगे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से हम इन्हें समझ लेंगे। उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे कि ये जो क्रोमेटोग्राफी, इसके कितनी टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। तो हम 5-6 टाइप की क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, और ये जो 5-6 टाइप की क्रोमेटोग्राफी है, इनके अलग अलग प्रिंसिपल्स होंगे, उन प्रिंसिपल की बात करेंगे। और ये जो अलग अलग क्रोमेटोग्राफी है, इनके अलग अलग उपयोग होंगे, अलग अलग एप्लीकेशन होंगे, उनकी बात करेंगे। इसके बाद में हमारी जो 6th यूनिट आती है, इस 6th यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले कि भाई साहब आपने क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट तो कर लिया केमिकल कंपाउंड को, दो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड थे, लेकिन उन केमिकल कंपाउंड्स की आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है, उन केमिकल कंपाउंड्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि वो कौन से केमिकल कंपाउंड है। तो उन केमिकल कंपाउंड को डिटेक्शन करने के लिए, उन केमिकल कंपाउंड के बारे में जानने के लिए भी तो कोई आपको ऐसा नॉलेज होना चाहिए जिससे आप पता कर पाए कि आपको अगर कोई केमिकल कंपाउंड दिया है जो कि आपको अननोन है, जिसके बारे में आपको नहीं पता, उसको अगर आपको डिटेक्ट करना है कि हाँ ये वाला केमिकल कंपाउंड है, इस केमिकल कंपाउंड में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है या ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके लिए जो टेक्निक्स यूज की जाती है वो टेक्निक्स होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है कि कोई मैटर दिया है आपको, कोई केमिकल कंपाउंड दिया है, तो उस केमिकल कंपाउंड्स में जाहिर सी बात है वो केमिकल कंपाउंड छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ होगा। जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट एटम रहे होंगे, जो भी उसमें एलिमेंट्स मौजूद रहेंगे, उन एटम से वो मिलकर बना हुआ होगा। और हमें पता है कि एटम्स अगर है उस मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उन एटम्स के अपने इलेक्ट्रॉन्स भी रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स हैं उस मॉलिक्यूल्स के अंदर, अपने एटम्स के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी क्लास में रिवॉल्व कर रहे होंगे, अपनी सेल में रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो हमें पता है कि वो अपने आसपास या अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हुआ वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है। इतनी बात तो हमें पता है, इतना हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जितने भी केमिकल कंपाउंड है उनकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जब भी हम किसी एनर्जी को, और एनर्जी भी कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, तो आप समझिए इसको कि एक तरह की वेव है, एक तरह की तरंग होती है जिसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये जो तरंग होती है, ये तरंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होती है, अलग अलग वेवलेंथ की होती है, डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी कितनी है। तो एक बहुत लंबी चौड़ी रेंज में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की रेंज होती है, बहुत एक लंबी चौड़ी रेंज होती है, जिसमें हर एक अलग अलग तरंग की एनर्जी अलग अलग होती है, हर एक तरंग की वेवलेंथ अलग अलग होती है। अब ये जो तरंग है या जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस मैग्नेटिक वेव के पास भी अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब ये इस पर्टिकुलर या किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से या एटम से टकराती है, तो इस वेव की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो, और इस जो ये मैटर है आपने लिया है, इसके जो इलेक्ट्रॉन से या जो इसके प्रोटॉन से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, ये दोनों आपस में मिलती है। तो इनके मिलने से हमें कुछ स्पेक्ट्रम मिलते हैं, और उन स्पेक्ट्रम की स्टडी से हम बता सकते हैं कि ये जो मैटर आपने दिया था, जो आपने केमिकल सब्सटेंस दिया था, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कौन सी केमिकल स्पीसीज है। तो ये जो सारी बातें होती है, ये हम किस में पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। हो सकता है कि अभी मैं आपको पढ़ाने बैठ गया हूँ, अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यही चीजें पढ़ते हैं कि कोई केमिकल सब्सटेंस है, उसका हम डिटेक्शन कैसे करते हैं कि उस केमिकल सब्सटेंस में क्या एलिमेंट्स हैं, उस केमिकल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है, उस केमिकल सब्सटेंस में कौन से ग्रुप्स,
कौन से फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जनरली यहाँ पे 2 चैप्टर पढ़ेंगे। और पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है ये पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो वेव होती है ये क्या होती है, और ये जो इन दोनों के इंटरेक्शन से हमें जो स्पेक्ट्रम मिला है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने टाइप्स के स्पेक्ट्रम होते हैं। और इसमें हम एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है बीयर-लैम्बर्ट लॉ। ये जो बीयर-लैम्बर्ट लॉ है ये आपको बीएससी आप फर्स्ट ईयर में है यानी कि सेकंड सेमेस्टर में यहाँ भी पढ़ना है। इसके बाद में आप जब भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे ये बीयर-लैम्बर्ट लॉ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यूवी विजिबल जब भी आप पढ़ोगे बीयर-लैम्बर्ट लॉ आपको पढ़ना ही रहेगा। आप एमएससी करोगे तो एमएससी के हर सेमेस्टर में आपको एक ना एक सब्जेक्ट में बीयर-लैम्बर्ट लॉ पढ़ना रहेगा। तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा बीयर-लैम्बर्ट लॉ को आप जब भी हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे इसका तब। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या होता है कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इस इंटरेक्शन को हम जिस मशीन से डिटेक्ट करते हैं, जिस मशीन से हम देखते हैं उसे हम फोटोमीटर बोलते हैं। उसके बाद में जो अगला चैप्टर होने वाला है 6th यूनिट का वो होने वाला है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टाइप होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको हम पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो स्पेक्ट्रम मिला है, क्योंकि हर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेंगे, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम वेव यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो वेव कौन सी होती है, उसकी रेंज क्या होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से केमिकल कंपाउंड होते हैं जो आईआर एक्टिव होते हैं, क्योंकि हर केमिकल कंपाउंड तो ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दिखाएंगे ना, कुछ ऐसे भी केमिकल कंपाउंड रहेंगे जो आईआर इनएक्टिव रहेंगे, जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से जिनका डिटेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल, आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। उसके बाद में जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्पेक्ट्रम मिला है इसकी हम स्टडी करेंगे। इनके जो कुछ टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम मिलेंगे, उनकी बात करेंगे। एंड देन हम बात करेंगे कि ये जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसके क्या फायदे होते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें आखिर में किसी केमिकल की कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती है। तो ये जो 6 यूनिट होने वाली है और ये जो हमारे इन 6 यूनिट के 7 चैप्टर होने वाले हैं, इन 7 चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनकी हम बात करेंगे या उन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस था और इस सिलेबस में मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हमें जो ये सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़नी है, इस केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स पर हमें ध्यान रखनी, कौन कौन से टॉपिक्स पर हमें कमांड करनी। और ये जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं इस सिलेबस को पढ़ने का आपका क्या उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी सिलेबस आप पढ़ रहे हो, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसका एक पर्टिकुलर एम होता है, पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप उस सब्जेक्ट को फिर बोरियत से पढ़ेंगे, इतने इंटरेस्ट से शायद नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट का या इस सिलेबस का उद्देश्य समझ में आ गया होगा तो आपको ये सिलेबस पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, ये सिलेबस अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको ये सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, एक के बाद एक सिलेबस में हम पूरे आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।